गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है, किस तरीके से होता है और क्या क्या फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, एक दो और हमारे पास बचे हैं जो कि जेई सिलेबस में नहीं है, फिर भी वो बुकलेट में उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे आज। तो अगर पिछले क्लासेस में जो भी हमने किया है अगर उसको हम लोग समराइज कर ले एक जगह पे कि हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पूरा पढ़ लिया है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो तीन पीछे की क्लासेस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का हमने कंप्लीट आइडिया ले लिया है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, किस तरीके से होता है। और हमने इनमें चार तरीके के बेसिकली सॉल्ट्स पढ़े थे, तो उन चारों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग समराइज कर लें। अगर जैसे हमारा फर्स्ट सॉल्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जिसको हम लोग एस से एस भी लिखते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जो हमारा सेकंड सॉल्ट था वो हमारे पास कौन सा आता था बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। जो हमने सेकंड सॉल्ट पढ़ा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का पढ़ा था हमने। जो हमने थर्ड सॉल्ट पढ़ा है बेटा वो हमने कौन सा पढ़ा है, अब हमने एसिड को दोनों बार स्ट्रॉन्ग रख लिया, बेस को एक बार स्ट्रॉन्ग कर दिया एक बार वीक। अगला जो हमने पढ़ा था उस सॉल्ट था हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, तीन। और चौथे तरीके का जो सॉल्ट हमने पढ़ा था, लास्ट सॉल्ट था हमारे पास, आखिरी सॉल्ट कौन सा था, जिसमें वीक एसिड था और वीक बेस भी था। दोनों पार्ट कैसे हो रहे थे, वीक हो रहे थे। तो बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लें जो हमें याद रखना है, क्योंकि फाइनली तो हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में फॉर्मूला ध्यान रखना है। डेरिवेशन भले ही कराने में मुझे 4 दिन लगे, पर आपको आखिरी दिन केवल फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले से करने हैं। पहले बात कर लिया जाए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नो हाइड्रोलिसिस। पहली बात क्या है इनमें, नो हाइड्रोलिसिस, इनमें कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट आयंस इतने वीक होते हैं कि वाटर से H+ और OH- खींच नहीं सकते हैं। नो हाइड्रोलिसिस, तो ऐसा सॉल्यूशन हमेशा कैसा रहने वाला है, न्यूट्रल रहेगा। और ऐसा सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल रहेगा तो इस सॉल्यूशन का pH हमेशा ही कितना होना है, 7 होगा। लेकिन ध्यान रखिए ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और मैंने बताया है कि अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हमें 25 ही लेना होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं, न्यूट्रल रहने वाला है, pH हमेशा कितना रहेगा, 7 रहेगा। और जो कॉमनली हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स की भी बात कर लें यहाँ पे अगर साथ ही साथ, तो जैसे एग्जांपल में NaCl, NaOH और HCl से मिलकर बना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा। Ki स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा, है ना। इस तरीके के जो भी आपको दिखाई दे, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ठीक है। तो ये सारे सॉल्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं, इनका कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, न्यूट्रल होता है, pH हमेशा 7 मिलेगा, कोई भी ऐसा मिल जाए, ठीक है। चलो सेकंड जो हमने देखा था कौन सा देखा था बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, तो इनके अंदर हमने देखा था कि हाइड्रोलिसिस होता है। किसका हाइड्रोलिसिस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वाले पार्ट से कि वीक बेस वाले से। तो स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको देने का काम करता है बेटा, एनायन को देने का काम करता है, ठीक है। और वीक बेस किसको देने का काम करता है, केटायन का। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस होगा वो किसका होता है, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे किसका हाइड्रोलिसिस होता है, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। और हमें पता है अगर केटायन का आपने हाइड्रोलिसिस कराया, केटायन, तो केटायन का काम क्या है, H2O से OH- को लेना। केटायन किसको लेगा, OH- को, तो छोड़ेगा क्या, H+। मतलब इस तरीके का सॉल्यूशन वो कैसा हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखने का यह भी तरीका, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, है ना। लेकिन एक्चुअल में वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से एसिडिक नहीं है, वो वीक बेस के हाइड्रोलाइजेशन होने की वजह से एसिडिक होता है, ठीक है। और अगर एसिडिक होगा तो बेटा pH इसका 7 से कम होगा, तो pH 7 से कम होगा। लेकिन pH का हमारे पास फॉर्मूला है सीधा सीधा, क्या फॉर्मूला आया था, pH = 1/2 pKw, 1/2 pKw माइनस P कौन सी चीज आएगी, K आएगा कि Kb आएगा, तो जो वीक पार्ट है क्या आएगा, pKb माइनस log C, माइनस ऑफ log C। तो ये हमारा बेटा pH का फॉर्मूला आया था, और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद ही रखना है ना, आप डेराइव करने नहीं जाएंगे। और यहाँ से दिख भी रहा है pH क्या आएगा, 7 से कम आने वाला है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
क्योंकि आप 14 में से कुछ माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 7 से कम आएगी। ठीक है, चलो। और इसमें और एक दो फॉर्मूला और हमें ध्यान रखने हैं। क्या क्या ध्यान रखना है? KH का, हाइड्रोलिसिस वाले का फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो हमें पता है कि KH इज इक्वल टू क्या आया था बेटा, KW अपॉन KH इज इक्वल टू KW अपॉन क्या आया था रिलेशनशिप, क्या आएगा, K की KB, जो वीक पार्ट होगा KB, तो KH इज इक्वल टू KW। चलो इसको बंद नहीं करते हैं, तो हम लोग हाईलाइटेड पार्ट में ही घूम रहे हैं अभी। ये जितने भी फॉर्मूले आएंगे उनको हमें ध्यान रखना है। KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB आया था। ठीक है, KH का एक और फॉर्मूला आया था बेटा, क्या, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ये भी फॉर्मूला आया था। ठीक है, फिर हमारा अगर H को नेग्लेक्ट करते थे तो उस समय हमारे पास H का फॉर्मूला आ जाता है ना, H का फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट में KH अपॉन C। तो ये भी हमने एक फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो जैसे ही आपको बोला जाए ना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो आपके दिमाग में ये सब फॉर्मूले वहीं पे आ जाने चाहिए कि किस तरीके से करना है। ठीक है, चलो। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात कर लो, एक दो एग्जाम्पल इसमें भी लिखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड में जनरली हम लोग HCl को लेते हैं, और कोई भी वीक बेस ले लो तो जनरली हमने अगर NH4OH ले लिया तो NH4OH और HCl मिलके कौन सा सॉल्ट बनाएंगे बेटा, NH4Cl बना देंगे। ठीक है, इस तरीके का सॉल्ट। इवन ये सॉल्ट इस तरीके से आपका मिथाइल एमीन का भी सॉल्ट आ सकता है, CH3 NH3 NH2Cl, CH3 NH2Cl, यहाँ पे प्लस का चार्ज, यहाँ पे माइनस का चार्ज। इस तरीके के सॉल्ट भी आ सकते हैं, जो वीक बेस होना चाहिए और सामने वाला एसिड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलो अगला थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें बात कर लें अगर हम लोग, तो इसमें हमने क्या सीखा था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में, चल रहा है ना, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में हमने क्या सीखा था, इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का काउंटर आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, वीक एसिड का किसका होगा, एनायन का, मतलब दिस विल बी आवर एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कैसा होने वाला है ये, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होने वाला है। ठीक है, फाइनली आपको जो समरी चार्ट मैंने बनाया है यही ध्यान रखना है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो एनायन का काम होता है किसको लेना, केटायन को लेना, मतलब H+ को ले लेगा तो छोड़ेगा क्या, OH-, मतलब सॉल्यूशन को कैसा बनाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, बेसिक। अगला इसके pH के फॉर्मूले की बात करो कि इसमें pH का क्या फॉर्मूला आएगा, तो इसके pH के फॉर्मूले में pH 7 से ज्यादा आना चाहिए। तो इसमें देखो माइनस हो रहे थे, इसमें क्या होता है, उल्टा प्लस का फॉर्मूला आ जाता है। याद भी रखने का ये तरीका है सिंपल सा, इनमें दोनों माइनस थे, इसमें दोनों प्लस होते हैं। हाफ pKw प्लस क्या आएगा, pK आएगा कि pKb, तो जो वीक पार्ट है उसका आएगा, क्या आएगा, pK प्लस log C। ठीक है, तो यहां से बेटा हम देखेंगे तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका pH ग्रेटर देन 7 आने वाला है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो उसके बाद KH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, इसमें KH का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, इसमें KH इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे इसमें KW/KB था, इसमें KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, KW अपॉन KA आ जाता है, वीक एसिड का पार्ट। ठीक है, चलो। और दूसरा वाला जो KH का फॉर्मूला, ये तो नॉर्मल यही रहता है, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के साथ अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस से लिंक कराएं तो। और H इज इक्वल टू अगर नेग्लेक्ट करोगे तो कितना रहेगा, अंडर रूट में KH अपॉन C, ये दोनों में सेम होने वाला है। और लास्ट में अगर इसके में अंदर एग्जांपल की बात कर लो तो एसिड कैसा लेना है, वीक, और बेस कैसा लेना है हमें, स्ट्रॉन्ग। तो वीक एसिड में जनरली हम लोग एसिटिक एसिड को लेते हैं और बेस NaOH लेते हैं। तो कौन सा सॉल्ट बना था हमारा बेटा, CH3COO Na। ठीक है, ये सॉल्ट बन जाता है। इसी तरीके से अगर फॉर्मिक एसिड को ले लिया और मान लो हमने पोटेशियम को ले लिया तो कौन सा सॉल्ट बन जाएगा, HCCOK, है ना, KOH के ले लिया अगर मैंने तो। ठीक है, बहुत सारे इसमें भी बना सकते हो एग्जांपल। आप कैल्शियम को अगर ले लेते हैं और फॉर्मिक को तो HCOO का ट्वाइस कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट, बहुत सारे सॉल्ट ऐसे बना सकते हो। बस देखना ये है कि बेस स्ट्रॉन्ग लेना है और एसिड कैसा होना चाहिए, वीक। तो बहुत सारे आप एग्जांपल खुद क्रिएट कर सकते हो। इनमें एग्जांपल बनाने के लिए बेस कैसा लेना है, वीक, और एसिड कैसा लेना है, स्ट्रॉन्ग। और मैंने वीक बेस के लिए मैंने बताया तरीका क्या है, अमोनिया और उसके सारे डेरिवेटिव कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो जैसे वीक ले लिया है मैंने मिथाइल एमीन को, CH3NH2, तो ये बेसिकली लुईस बेस एसिड बेस के ट्रांसफर से बनता है ये वाला। ठीक है, और लास्ट बात करें अगर हम लोग वीक एसिड वीक बेस का, तो इसमें हमने क्या देखा था,
इनमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा बेटा? एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो इसमें केटायन प्लस एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। केटायनिक प्लस एनायनिक हाइड्रोलिसिस, केटायनिक प्लस एनायनिक हाइड्रोलिसिस, इसके अंदर दोनों हाइड्रोलिसिस होने वाला है, केटायन का भी एनायन का भी। ये एसिडिक होता था, ये बेसिक होता था। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? इट में भी एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। कल मैंने दिखाया नहीं एग्जांपल इनके ऊपर कि तीनों तरीके का था। चलो पीएच के बात करो, पीएच का फॉर्मूला क्या लगाओगे? पीएच का फॉर्मूला, तो पीएच का फॉर्मूला क्या आया था आपका? 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये हमारा फॉर्मूला आता है ना, pKw प्लस pKa माइनस pKb, पीएच का फॉर्मूला। तो इसका पीएच 7 से बड़ा, 7 से छोटा और 7 के इक्वल भी हो सकता है, तीनों हो सकता है इनके अंदर, ठीक है। और KH के फॉर्मूले की बात करें तो इसके अंदर KH का फॉर्मूला क्या है आपका बेटा? KW अपॉन, अब नीचे दोनों आएंगे क्योंकि एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो KW अपॉन क्या आ रहा था? Ka इंटू Kb, ठीक है, ये आया था KH का फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड KH का फॉर्मूला जो निकल के आता है इसमें CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H आता है। इसके अंदर क्या आया था? KH इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर, ध्यान है। और मैंने बताया आपको यहाँ पे H को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि KH की जो वैल्यू आती है रिलेटिवली लार्ज आएगी। क्यों लार्ज आएगी? ऐसे ही देखो, KW 10⁻⁻14 होता है और K और KB लगभग 10⁻⁻5 अगर पकड़ लिया जाए दोनों को, 10⁻5 10⁻⁻5, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 10⁻10। ऊपर कितना है? 10⁻14। ऊपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻4, जो रिलेटिवली बहुत छोटा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें KH की वैल्यू ज्यादा छोटी नहीं आती रिलेटिवली, इन दोनों के KH से तो क्या आती है? बड़ी ही आती है, ठीक है। तो KH इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर लगाएंगे। और लास्ट अगर बात किया जाए इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल की, तो इनके अंदर एग्जाम्पल कौन से लोगे बेटा? एसिड भी वीक हो, बेस भी वीक हो, तो वीक एसिड में हमारा सबसे अच्छा एसिटिक एसिड है और वीक बेस में सबसे अच्छा NH4OH है। तो उन दोनों को मिला के जो सॉल्ट बनेगा जैसे CH3COONH4, तो देखो इन दोनों का लगभग K और Kb दोनों का इक्वल है। जितना K होता है एसिटिक एसिड का उतना ही Kb होता है NH4OH का। तो इनसे बनने वाला सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। कल हमने किया था उसे, तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये जनरली न्यूट्रल होता है। एक और अगला एग्जांपल लेते हैं जैसे HCOONH4 अमोनियम फॉर्मेट का। तो इसमें देखो एसिटिक एसिड किसे? फॉर्मिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है। तो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड वाले का इसमें जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग सॉल्व, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये एसिडिक बना दिया था, कल का देखना है ना, ये एसिडिक का। और लास्ट एक और बात कर ले हम लोग इसमें एक और एग्जांपल की, तो हम लोग एक और, जैसे इसमें हमने दोनों वीक को ले लिया, एक और ले लेता हूं मैं जिसमें और कम ले लेता हूं, CH3 CH2 CH2 COONH4। तो अब ये प्लस आई की वजह से एसिटिक एसिड से भी वीक हो जाएगा, तो इसमें बेस कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। तो इस तरीके के एग्जांपल्स इसमें भी हम लोग बना के कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा आपका समराइज कर दिया, जो भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने 4 पार्ट पढ़े हैं। इनके अंदर कोई हाइड्रोलिसिस नहीं, न्यूट्रल pH 7 होने वाला है। इनमें कैटानिक होगा, एसिडिक होगा, पीएच का फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है। केएच वाले भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखें। एग्जाम्पल तो आप खुद बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड उठाओ और एक वीक बेस उठाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाल ले लो, वीक बेस का कैटायन, दोनों को जोड़ दो, ये भी आप समझ सकते हैं। ये भी तो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। ये हमारे जो है ये सिलेबस में है, जेई सिलेबस में हमारे इतने हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर बात करें हम लोग, है ना, तो ये हमारे जेई सिलेबस के अंदर है। इनके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ, तो 2 और तरीके के हमें हाइड्रोलिसिस पढ़ने हैं सॉल्ट के। जैसे हमारे पास सॉल्ट होता है वीक एसिड, और वीक एसिड क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे पास और जो 2 सॉल्ट होते हैं, पैटर्न चला गया, हमारे पास 2 और तरीके के हमें सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना बेटा। ऐसा सॉल्ट जो हमारा एनायन को कंटेंट किया है, पॉलीवैलेंट एनायन को, और एक और ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर हमारा एमपी प्रोटिक एनायन कंटेंट होता है। तो वो हमारे जेई सिलेबस में नहीं है, पर बुकलेट में उनके क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी मैं ले लेता हूं यहीं पे, ठीक है, कि उन दोनों को किस तरीके से करना है। तो ये हमारा पूरा समराइज हो गया था। चलो, तो उन दोनों पार्ट को भी हम लोग कवर कर लेते हैं।
चल रहा है ना सर? बटन टूट गया मेरा एक डिस्टर्ब हो गया फिर मैं कि क्या हो गया। तो चलो, तो देखो हम लोग अभी दो और देख लेते हैं बेटा, है ना। दो हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन बुकलेट में क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग 4 कर चुके थे, 5th नंबर हम लोग डाल सकते हैं, ये सिलेबस में नहीं है फिर भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बुकलेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है क्वेश्चंस को। तो हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट containing amphiprotic anion, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग एम्फीप्रोटिक एनायन, एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर एनायन हमारा कैसा हो, एम्फीप्रोटिक हो। जैसे फॉर एग्जांपल बात किया जाए NaHS, एम्फीप्रोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा पार्ट जो H+ ले भी सके और H+ दे भी सके। जैसे यहाँ पे NaHS का एनायन क्या है, HS-, तो ये H+ ले भी सकता है, H+ दे भी सकता है। NaHS हो गया, इस तरीके से NaHCO3, है ना, ये सब हमारे एम्फीप्रोटिक पार्ट है, ये वाले पार्ट एनायनिक पार्ट इनके, ठीक है। NaHSO3, ठीक है, NaH2PO4, ठीक है, Na2HPO4, ये सब देखो, ये सब हमारे क्या है, एम्फीप्रोटिक वाले पार्ट हैं जो H+ ले भी सकते हैं और H+ दे भी सकते हैं। इनका हाइड्रोलिसिस सीखना है तो हम लोग इनमें से एक एग्जांपल उठा लेता हूं मैं, कौन सा, NaHS का। NaHS को मैं समझा देता हूं, NaHS। तो NaHS एक तरीके का सॉल्ट है और ये सॉल्ट ऐसा है जिसके पास एनायनिक पार्ट कैसा है इसका, एम्फोप्रोटिक। तो सॉल्ट्स तो हमेशा 100% डिसोसिएट होंगे, तो जैसे ही NaHS को सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो ये क्या होगा, 100% डिसोसिएट होगा और ये टूटेगा किसके किसके अंदर, Na++ HS- में। किसमें टूटेगा, Na+ और HS- में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Na+ स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है तो इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, नो हाइड्रोलिसिस। क्यों नो हाइड्रोलिसिस, क्यों बेटा, क्योंकि मैंने बताया था ये काफी वीक होगा, जो H+ और OH- लेने की क्षमता नहीं रखेगा, स्ट्रॉन्ग का पार्ट है ये। और HS- हमारा देख सकते हैं, HS- कैसा है बेटा, एम्फीप्रोटिक है, एम्फीप्रोटिक। और एम्फीप्रोटिक का काम क्या होता है, H+ लेना और H+ देना, दोनों काम होता है ये। तो अगर HS-, अब क्या होगा, ये HS- जो है इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम लोग। बेसिकली हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं ना, मतलब इसको वाटर में उठा के डाला है तो ये एक सॉल्ट है जिसमें Na+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, किसका होने वाला है, HS-। तो HS- जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा तो ये वाटर से अगर इसने रिएक्ट किया तो वाटर से रिएक्ट करेगा तो उस समय क्या करेगा, एनायन है तो यहाँ से क्या लेगा, कैटायन लेगा, मतलब H+ ले लेगा और H+ लेके क्या बनाएगा बेटा, H2S बनाएगा। H+ लेके क्या बनाएगा, H2S, और छोड़ेगा कौन सा आयन को, OH- आयन को, ठीक है। तो इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चूंकि ये जेई सिलेबस में नहीं है तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताऊंगा, हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्या है, बस आपको आइडिया रहे क्या होना है। एनायनिक पार्ट जैसे H2O से रिएक्ट किया, H2S बनाएगा, OH- छोड़ेगा। इसका अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, KH। और ये KH इक्वल टू होता है बेटा KW अपॉन, अभी फॉर्मूला यही आ रहा था, KH इक्वल टू KW अपॉन K, लेकिन यहाँ पे K किसका लिया जाएगा, जो एसिड प्रोड्यूस होता है। कौन सा एसिड प्रोड्यूस हुआ है, H2S। तो KH इक्वल टू KW अपॉन H2S, H2S का KA1 लिखूंगा मैं। KA1 क्यों लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है H2S कितने स्टेप में टूटता है, 2 स्टेप में। पहले H2S टूटेगा किसमें, HS- प्लस H+ में, और फिर HS- फर्दर डिसोसिएट होता है, ये ध्यान है कि नहीं। देखो H2S क्या है हमारे पास, इस साइड में मैं बस बता रहा हूँ ऐसे ही। H2S हमारा कैसे डिसोसिएट होता है, H2S विल बी डिसोसिएटेड इनटू HS- प्लस H+। मैंने बताया एक स्टेप करके H जाते हैं, भले ही 2 जा सकता हो। फिर अगले स्टेप में HS- डिसोसिएट होगा किसमें, H+ और S-2 में। तो अब देखो इसके लिए हम लोग KA1 लिखते हैं और इसके लिए क्या लिखते हैं, KA2 लिखते हैं, क्योंकि 2 स्टेप में, पॉलीप्रोटिक है ना, पॉलीप्रोटिक वाले 2 स्टेप में जाते हैं। तो हम लोग इसका KH कैसे लिखेंगे, KW अपॉन जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA1।
अगर ये HS माइनस ने वाटर से रिएक्ट किया, एम्फी प्रोटिक का काम क्या है, H प्लस देना भी और H प्लस लेना भी। तो जैसे अभी इसमें क्या किया, इसने H प्लस को लिया है, अगर ये H प्लस को डोनेट करता है, अगर इसने H प्लस को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो H प्लस अगर निकालेगा तो क्या बनाएगा बेटा, S माइनस 2 प्लस H प्लस। तो ये सल्फाइड आयन छोड़ेगा और क्या निकालेगा, H प्लस निकालेगा। और इसका अगर मैं आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछूं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन का, तो इसको तो Ka2 ही लिखोगे ना, इसको क्या लिखोगे, Ka2 ही लिखेंगे, क्योंकि पहला स्टेप K1 होता है, सेकंड K2 होता है। पहले वाला हाइड्रोलिसिस था तो Kw/K1 कर दिया, इसका तो सीधा सीधा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K2। और लगभग दोनों स्टेप का क्या होता है, एक्सटेंट हमारा सेम होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे एम्फीप्रोटिक एनायन वाले सॉल्ट का पीएच पूछे तो पीएच का फॉर्मूला होता है बेटा pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमारा होता है जिसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है, pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2। और आप ये देख सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन से क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट है, ये चीज क्या है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। तो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होने का मतलब हो गया कि इसके अंदर आप कोई भी कंसंट्रेशन ले लीजिए, डाइल्यूशन कर दीजिए 0.1 मोलर 0.5 मोलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीएच का फॉर्मूला pK1 प्लस pK2 बाई 2 होता है। ये बुकलेट पॉइंट ऑफ व्यू से है, जेई सिलेबस में नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारा ये हो जाता है फॉर्मूला। अब जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं करवाऊं आपसे कि कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaHS सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaHS सॉल्यूशन। और ब्रैकेट में हमें दिया रहेगा, जब भी आपको एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का देगा ना, तब आपको Ka1 Ka2 ये सब वैल्यू दिया होगा। तो मैं लिख रहा है फॉर H2S के लिए Ka1 की वैल्यू दिया है 10⁻⁻7 एंड Ka2 की वैल्यू दिया है 10⁻14। तो आपको बताना है कि NaHS सॉल्यूशन का क्या पीएच होगा। तो आप जैसे ही इसको पहले देखो, इस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करो, सॉल्ट कैसा है, NaHS एक सॉल्ट है जिसके अंदर कैसा एनायन है, हमारा एम्फीप्रोटिक एनायन है। जैसे आपको एम्फीप्रोटिक एनायन देख के आप तुरंत फॉर्मूला लगा दो, कौन सा बेटा, पीएच इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये तो बस समझाने के लिए मैंने बताया, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो बताओ यहाँ से आप जिससे भी एम्फीप्रोटिक आया होगा उसका K1 और K2 दिया होगा। जैसे अगर सपोज करो, मान लो मैं इस क्वेश्चन को दे देता NaHSO3 दे देता आपको, तो उस केस में आपको H2SO3 है ना, 2 स्टेप में टूटेगा, तो हमें Ka1 भी दिया होता और Ka2 भी दिया होता। जैसे यहाँ पे ये वाला सॉल्ट होता तो ये भी रहता, तो K1 और K2, वो भी रहेगा तो K1 K2, जो स्टेप शामिल होंगे ना, उनका K की वैल्यू जरूर हमें गिवन रहेगी। तो इसमें बस आप वैल्यूज को डाल दो। तो pK1 कितना डालोगे, अगर K1 हमारा 10⁻⁷ है तो pK1 कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। और Ka2 10⁻14 है तो Ka2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और बस इन वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करो आप, 7 प्लस 14 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 21/2, और 21/2 का मतलब कितना हो जाएगा 10.5। तो इस सॉल्यूशन का पीएच कितना हो जाएगा 10.5। जो भी आपके स्टेप्स शामिल होते हैं, है ना, उसका हाइड्रोलिसिस के टाइम उनका K1 और K2 ले लेते हैं और बस उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो आई होप कि अब बस इतना ही समझना था, इसमें ये फॉर्मूला है किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो इसे कर लेंगे आप लोग, है ना। इसे करना होता है NaH2PO4, इन दोनों में तो कर लोगे। इसमें देखो NaH2PO4 का अगर करना होगा तो पहले क्या होगा, H2PO4 H प्लस को ले सकता है, H2O से रिएक्ट करके क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, तो क्या बना लेगा बेटा, H3PO4 बना लेता। तो H3PO4 के लिए क्या लेते, Ka1 ही लेना पड़ता, क्योंकि वो स्टेप शामिल हो गया। और सेकंड टाइम में क्या करता, H प्लस निकाल देता, H प्लस निकाल देता, तो क्या आ जाता, Ka2 आ जाता उस केस में, है ना, Ka2 आ जाता। इसमें देखो ये वाले में थोड़ा, इसमें क्या होता, इस वाले में सोचो जरा, ये एम्फीप्रोटिक एनायन है HPO4-, तो HPO4- जब वाटर से रिएक्ट करता तो वो क्या बनाता बेटा, H2PO4-, क्या बनाता, H2PO4-। तो आप यहाँ पे K1 नहीं, तब क्या आता, Ka2 आता, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप शामिल होंगे, सेकेंड वाला और थर्ड वाला, क्योंकि H3PO4 से आया है ना। और H3PO4 का HPO4- के ऊपर, HPO4 के ऊपर कितने का चार्ज है, -2 का, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड स्टेप को उठाता, मतलब यहाँ पे pK2 और pK3/2 हो जाता बस, है ना। तो ये K1 K2 का मतलब बस ये है कि जो आपका स्टेप शामिल होंगे उनका आपको K की वैल्यू को रखना होता है।
जैसे इसके केस में क्या रखते हैं, HPO4 के ऊपर -2 को H2O से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, H2PO4 के ऊपर -1, और H2PO4 के ऊपर -1 तो सेकंड स्टेप में आता है ना H3PO4 के, तो क्या आ जाता, Ka2 आ जाता, Ka1 की जगह पे क्या आ जाता, Ka2, और लास्ट स्टेप में HPO4 माइनस खुद H+ निकालता है तो क्या बनता, PO4 के ऊपर -3, तो वो कौन सा हो जाता, Ka3 कहलाता वो, तो बस यहाँ पे pKa2 प्लस pKa3/2 हो जाता है ना, तो वही है सेम, कुछ अलग नहीं करना है उसमें, जो स्टेप्स आपका शामिल होगा उसी को बस आपको ले लेना है, तो ये हम लोग समझ गए, ठीक है। चलो एक और चीज मैं बताऊं, यहाँ देखो मुझे ये चीज देखते एक चीज और ध्यान आ रही है, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट की बात करें, एक और चीज मुझे अभी ध्यान आ गई तो मैं बता देता हूँ, देखो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट की बात करो तो बेटा इसके पीएच का फॉर्मूला क्या आया था, वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का पीएच आया था हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये आया था ना फॉर्मूला। और अगर आपको KH का फॉर्मूला याद हो तो KH इज इक्वल टू क्या आता है, H²/1 माइनस H का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा वीक एसिड और वीक बेस के अंदर, जैसे ये कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है ना, वैसे ही आप देखो ध्यान से अगर, तो वीक एसिड वीक बेस से बनने वाले सॉल्ट का पीएच का फॉर्मूला हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb है, और KH का फॉर्मूला H²/1 माइनस H का स्क्वायर है। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों में pH में कहीं कंसंट्रेशन टर्म्स आ रहा है क्या, pH के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं है, क्या इस KH H²/1 माइनस H स्क्वायर में भी कहीं कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं है, तो जो और बाकी फॉर्मूले देखो, बाकी जो 3 सॉल्ट हैं उनमें हम लोग देखें, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़ दो क्योंकि वो हाइड्रोलाइज्ड ही नहीं होता है, बाकी जो 2 सॉल्ट बचे थे उनमें pH में log C आ रहा था, याद हो तो log C, और KH में CH²/1 माइनस H स्क्वायर आ रहा था, तो इसका मतलब उनका जो होता है उनके अंदर KH हो, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करो या pH की बात करो, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कंसंट्रेशन लोगे तो आपका pH चेंज होगा। लेकिन क्या वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने का मतलब इनडायरेक्टली डाइल्यूशन से रिलेशन उसका, वीक एसिड और वीक बेस का pH जो है बेटा यहाँ पे कहीं भी कंसंट्रेशन वाला टर्म नहीं आया है, KH में भी कहीं कंसंट्रेशन वाला टर्म नहीं आया है, इसका मतलब वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसको कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे आप 0.1 मोलर का ले लो, 0.1 मोलर वीक एसिड वीक बेस का ले लो या 0.5 मोलर ले लो, उससे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनका pH और H क्या है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो इस बात को भी नोट बना के कॉपी में, अभी यही हम लोगों के दिमाग में आया तो हम लोग यही लिख भी लेते हैं इस बात को, तो आप नोट बना के इस चीज को लिख लीजिएगा, नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट करके इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट बना के इस बात को लिख लेते हैं हम लोग, है ना, क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एज वेल एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, नोट बना के अलग से हम लोग लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एज वेल एज pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एज वेल एज pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस does not depend upon concentration, does not depend upon concentration, concentration के ऊपर डिपेंड नहीं करता, that is independent from dilution, independent from dilution। तो बेटा ये नोट बना के लिख लीजिएगा साइड में, और इसको ध्यान ही रखना इस बात को कि जो हमारा वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होता है, तो उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करो H की या फिर pH की बात करो, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसका मैं रोल अभी आपको दिखाऊंगा बफर में, है ना, ये बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, क्या होता है आरएम बफर पे भी हम लोग, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वो इंडिपेंडेंट होता है डाइल्यूशन से और कंसंट्रेशन से, किसका pH, वीक एसिड और वीक बेस का केवल। तो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग एम्फीप्रोटिक एनायन कर लिया, अब हम लोग
पॉलीवैलेंट एनायन वाला भी देख लेते हैं, वो भी हमारे कोर्स में तो है नहीं लेकिन इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो ये हम लोगों ने लिख लिया होगा आपने। तो अब हम लोग एक पॉलीवैलेंट वाला भी ले लेते हैं। अच्छा, इसका अगर मोलरिटी चेंज किया होता इस क्वेश्चन में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता पीएच को, क्योंकि आप देख रहे थे कि ये कंसंट्रेशन से क्या था, पीएच इंडिपेंडेंट था इनका, तो कंसंट्रेशन से इनके पीएच को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसी में बस मैं यही चेंज करूंगा, है ना, और ये 5 को 6 नंबर कर देते हैं। तो ये भी नहीं है, सिलेबस में ध्यान रखिएगा, बुकलेट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं 6 वाला, अगर हमसे पूछ ले कभी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग पॉलीवैलेंट एनायन। पॉलीवैलेंट एनायन का मतलब अब क्या है बेटा, पॉलीवैलेंट एनायन मतलब वैसा एनायन जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो। तो जो अभी मैंने सॉल्ट बनाए थे ना, उन्हीं से मैं सॉल्ट बना रहा हूँ। देखो अभी हमने NaHS बनाया था ना, NaHS का मैं क्या करता हूँ, H हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, Na2S बन जाएगा। तो देखो ये पॉलीवैलेंट एनायन हो गया, क्योंकि सल्फर के ऊपर कितने का चार्ज आएगा, -2 का, Na2S हो जाएगा। इसी तरीके से Na2CO3 बन जाएगा, Na2SO3 बन जाएगा। इस तरीके के एग्जांपल्स इनमें देखो, है ना, एम्फीप्रोटिक नहीं है ये सब, ये इनके एनायन एम्फीप्रोटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इनका H हटा दिया, H हटा के मैंने क्या कर दिया, एक एक केटायन और बढ़ा दिए। इससे Na2S हो गया, Na2CO3, Na2SO3, ठीक है, हमारा Na3PO4, इस तरीके के जो भी बनेंगे, ठीक है, वो हमारे पॉलीवैलेंट एनायन होते हैं। तो इनका भी हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन अगर कभी कभी बुकलेट में मिलता है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, पहले वाले से ही समझा देता हूँ, कौन सा, Na2S से। आपको Na2S की बात कर लेते हैं। तो Na2S पहले तो देखते ही पता चल गया एक तरीके का सॉल्ट है। अब सॉल्ट को पहचानो ये कौन सा सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट हमारा H2S और NaOH से मिलकर बना होगा, NaOH और H2S से। तो हमें पता है H2S तो क्या है, पॉलीप्रोटिक है, तो इसका मतलब ये एनायन कैसा हो गया, पॉलीवैलेंट एनायन हो गया। तो हमारा उन चारों कैटेगरी में तो आया नहीं, मतलब ये स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। तो इससे पहले क्या करोगे, इस सॉल्ट को डिसोसिएट करते हैं। Na2S 100% टूटेगा, किसके अंदर, 2Na++S-2। दिन में से केटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सोडियम का हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, नो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सल्फाइड आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, और सल्फाइड आयन हमें दिख रहा है ये किस तरीके का है बेटा, पॉलीवैलेंट है। सल्फाइड कैसा है, पॉलीवैलेंट एनायन है, ठीक है। तो इसका तो हाइड्रोलिसिस हमारा होने वाला है। अब हम लोग बात करें इस पॉलीवैलेंट एनायन की, है ना, पॉलीवैलेंट एनायन जो S-2 है। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस होने के लिए ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। तो S के ऊपर कितने का चार्ज है बेटा, -2। तो इसकी ये भी क्षमता है कि एक ही साथ 2 H+ ले सकता है। इस कितने H+ है, इसको 2 H+ लेके H2S में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम का रूल बताया, 1 by 1 स्टेप में होता है। पॉलीप्रोटिक एसिड अगर ट्राई बेसिक है तो 3 स्टेप में टूटता है। डाई बेसिक H2S था, अभी तोड़ा था हमने, तो 2 स्टेप में टूटता है, एक ही बार में नहीं निकालते हैं। तो ये भी एक एक करके वाटर से क्या करेगा, H+ को लेगा। तो जैसे S-H2O से रिएक्ट करेगा, तो पहले स्टेप में एक केवल H+ लेगा यहाँ से, और एक H+ लेगा बेटा, तो क्या बना लेगा, HS- बना लेगा, ठीक है। यहाँ से एक H+ ले लिया तो क्या बना लेगा, HS- प्लस OH- को छोड़ देगा, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, K। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं, हाइड्रोलिसिस का है तो KH लिखूंगा, लेकिन अब मैं यहाँ पे 1 भी लिखूंगा, KH1। क्यों? क्योंकि ये HS- फर्दर हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है ना, ये तो वाटर से H+ ले ही सकता है ना फर्दर, तो इसलिए मैंने KH1 लिखा, क्योंकि HS- फर्दर हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है H2O से, तो H2O से वो फिर से H+ ले सकता है, और H+ लेने के बाद क्या बनाएगा बेटा, H2S, और छोड़ेगा क्या, OH-। अब फर्दर हाइड्रोलिसिस यहाँ पे पॉसिबल इसका नहीं है, तो यहीं पे हाइड्रोलिसिस स्टॉप हो जाएगी, और इसके हाइड्रोलिसिस को क्या लिखोगे आप, KH2 लिखोगे, ठीक है। अब KH1 किसके बराबर होगा बेटा, अभी मैंने बताया KH1 लिखा जाता है KW अपॉन, नीचे क्या लोगे, जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसका कांस्टेंट। तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस हुआ है, HS-, तो HS- बेटा सेकंड स्टेप में आता है, तो इसलिए नीचे क्या लोगे आप, Ka2 लोगे, क्या लिया जाएगा, Ka2। और KH2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, KH2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा KW अपॉन, नीचे क्या लिखोगे, कौन सा एसिड प्रोड्यूस हुआ है हमारा, H2S। और H2S जो होता है वो फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन रहता है, तो इसको क्या लेते हैं, Ka1। मैंने मिटाया क्यों, ये हटाना नहीं चाहिए था। देखो H2S हमारा डिसोसिएट हो रहा था किसमें, HS- प्लस
H प्लस में, तो इसके स्टेप को क्या लिखते थे KA1, और खुद HS माइनस जब डिसोसिएट होता था किसमें H प्लस और S माइनस 2, तो इसको क्या लिखते थे KA2। तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन कौन सा एसिड प्रोड्यूस हुआ है बेटा HS माइनस, तो HS माइनस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है KA2, तो उससे ले लिया हमने। और इसमें कौन सा एसिड प्रोड्यूस हुआ है H2S, तो H2S का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे दिया जाता है KA1 से, तो उसे ले लिया मैंने नीचे। ठीक है, चलो अब देखो इसमें थोड़ा सा जरा, हमें पता है फॉर H2S, ये इंफॉर्मेशन हमें दी ही रहती है क्वेश्चन में। H2S के लिए बात करो तो KA1 की बात कितनी हो जाएगी बेटा 10⁻⁻7 होता है, और H2S का KA2 की बात करोगे तो 10⁻14 होता है। ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे लाके रख देते हैं। देखो क्यों रख रहा हूं मैं, क्या होगा यहाँ से, देखो KW हमारा 10⁻14 लेना है जब तक कुछ नहीं दिया होता है, तो KA2 की जगह पे कितना रखोगे बेटा 10⁻14, तो देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ गई, पहली वाली वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। सेकंड को चेक करो जरा, 10⁻14 अपॉन KA1 की वैल्यू कितना 10⁻7, तो ये चेक करो बेटा ये कितना आ रहा है 10⁻14 अपॉन 10⁻7, तो +7 करेगा ऊपर जाके तो कितना आ जाएगा 10⁻7। तो क्या समझ में आ रहा है देख के, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था पॉलीप्रोटिक एसिड के अंदर कि जो पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं, जैसे यही H2S की बात करो, दो स्टेप में टूटता है, और H प्लस देने का मेजर सोर्स कौन सा होता है, पहला स्टेप की दूसरा स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है पॉलीप्रोटिक एसिड का वही H प्लस देने का काम करता है। ये मैंने आपको बताया है पॉलीप्रोटिक पढ़ाते समय। H3PO4 3 स्टेप में डिसोसिएट होगा, तो H प्लस का मेजर सोर्स कौन सा होता है, पहला स्टेप, क्योंकि बाकी दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है, याद है। सेम उसी तरीके का काम अब यहाँ पे उल्टा देखना है, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस का काम है। तो यहाँ देखो पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और सेकंड स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वैल्यू कितनी आ रही है 10⁻7। तो मैं क्या 10⁻7 को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर ही सकता हूँ, 0.0006 बार और फिर 1 लिखा है, तो क्या वो नेग्लेक्ट तो हो जाएगा ना 1 के रिस्पेक्ट में। तो यही खास बात होती है इनका, मतलब ये आगे वाले स्टेप्स को मैं क्या करूंगा नेग्लेक्ट कर दूंगा इसका हाइड्रोलिसिस। तो जैसे हमारा पॉलीप्रोटिक एसिड में क्या होता है, पूरा का पूरा H प्लस का सोर्स पहला स्टेप होता है, H3PO4 3 बार में टूटता है लेकिन पूरा का पूरा H प्लस पहला वाला देता है। उसी तरीके से पॉलीप्रोटिक में जो H प्लस का सोर्स है हमारा एक पहला स्टेप से होता है। इसी तरीके से अगर किसी एनायन की बात करोगे तो एनायन का जब हाइड्रोलिसिस करोगे आप, पॉलीवैलेंट एनायन का हाइड्रोलिसिस, तो उसमें पहले स्टेप में ही मेजर हाइड्रोलिसिस होता है, बाद वाले स्टेप में हाइड्रोलिसिस क्या है लगभग नेग्लिजिबल है। तो हम लोग केवल पहले वाले स्टेप के हाइड्रोलिसिस को कंसीडर करते हैं, बाद वाले हाइड्रोलिसिस के स्टेप को क्या करना है आपको नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि इसका कोई भी रोल नहीं है। समझ पाए क्या, ठीक है। तो ये KH1 ही हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा, ये KH1 ही हमारा फर्स्ट स्टेप सिग्निफिकेंट होगा, बाद वाले स्टेप को हमें नेग्लेक्ट करना है। तो हम लोग यही लिखेंगे, in polyvalent anion in hydrolysis of polyvalent anion only first step will be significant, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, पॉलीवैलेंट एनायन के केस में केवल फर्स्ट स्टेप आपका हाइड्रोलिसिस के लिए सिग्निफिकेंट होता है, बाद वाले फर्दर स्टेप पे हाइड्रोलिसिस हम लोग नहीं मानते हैं। जैसे PO4 के ऊपर -3 आता तो कितने स्टेप में हाइड्रोलाइज्ड होता, PO4 के ऊपर 3-, अगर ये सवाल मेरा होता PO4 के ऊपर -3 है, ये भी तो एक एनायन है ना, जैसे ये वाला मैं दे देता आपको सॉल्ट, तो किसमें टूटता 3Na+ और PO4 के ऊपर -3, तो Na+ का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता, PO4 के ऊपर -3 का हाइड्रोलिसिस होता, और ये हाइड्रोलिसिस होता तो कितने स्टेप में हाइड्रोलाइज होता बेटा 3 स्टेप में। पहले एक H+ लेता तो क्या बनाता है HPO4 के ऊपर -2, फिर एक और H+ लेता तो क्या बनाता है H2PO4 के ऊपर -1, और फिर एक H+ लेता तो क्या बनाता है H3PO4। तो ये 3 स्टेप में जाता, तो उन 3 स्टेप में से कौन से स्टेप से हाइड्रोलिसिस को माना जाता, केवल फर्स्ट स्टेप को माना जाता, बाकी 2 स्टेप को नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग। समझे बात को। तो जो हमने पॉलीप्रोटिक में तोड़ते समय देखा था कि H+ का सोर्स केवल पहला स्टेप होता है, उसी तरीके से हाइड्रोलाइज्ड होते समय उनके एनायन का हाइड्रोलिसिस होते समय, देखो इनका एनायन हाइड्रोलिसिस होकर बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है ना, वहां पे एसिडिक पढ़ते थे हम लोग, क्योंकि वो H+ देता है,
है ना, और ये देखो इनका हाइड्रोलाइज होता है तो ये बेसिक सॉल्यूशन OH माइनस देता है, ठीक है। तो केवल फर्स्ट स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस को मानना है, बाकी के फर्दर स्टेप में हाइड्रोलिसिस को क्या करेंगे हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन ओनली फर्स्ट स्टेप विल बी सिग्निफिकेंट। तो केवल फर्स्ट से आपको हाइड्रोलिसिस को मानना है, नीचे वाले फर्दर स्टेप को आप क्या कर दोगे, नहीं मानोगे, जैसे H+, समझ गए ना। चलो ठीक है, आगे तब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, किस तरीके से आपको इनके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलो तो हम लोग ये हटाते हैं और क्वेश्चन हम लोग एक ले लेते हैं इसके ऊपर, पॉलीवैलेंट एनायन के ऊपर। तो एक न्यूमेरिकल इनके ऊपर भी जैसे हमसे बोला है, कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर Na2S सॉल्यूशन। कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर Na2S सॉल्यूशन। 0.1 मोलर Na2S सॉल्यूशन का pH निकालना है। तो आप पहले सॉल्ट को देखो या सॉल्ट को पहचानने की कोशिश करोगे। तो केटाइन तो NaOH है और एनायन हमारा H2S है। तो अगर H2S पॉलीवैलेंट आ चुका है तो पॉलीवैलेंट आएगा तो हमें इंफॉर्मेशन जरूर दिया होगा। तो फॉर H2S हमें इंफॉर्मेशन दिया होगा कि A1 की वैल्यू 10⁻⁷ और Ka2 की वैल्यू 10⁻14। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया रहेगा, क्योंकि अगर वो पॉलीवैलेंट एनायन से सॉल्ट बनाएगा तो हम लोग तो जो करते हैं वही करेंगे। हम लोग क्या उठा करेंगे, अपने सॉल्ट को उठाएंगे Na2S को और इसको उठा के वाटर में डालेंगे। तो जैसे ही वाटर में डालेंगे तो ये 100% डिसोसिएट होगा सॉल्ट, और ये सॉल्ट डिसोसिएट होके क्या बनाएगा 2Na + S-2। तो इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, केवल किसका होगा, S-2 का। जो अभी तक कर रहे थे ना वही कर रहा हूं मैं, सेम टू सेम। तो S-2 का हाइड्रोलिसिस होगा तो पहले H2O से रिएक्ट करेगा और H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, HS प्लस OH-। यहाँ से H+ को ले लेगा, एक ही लेगा H+ पहले, HS- और OH- छोड़ेगा। फर्दर ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, जबकि मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। फर्दर हाइड्रोलिसिस को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो काफी वैल्यू छोटी होती है। तो केवल मैं फर्स्ट स्टेप से मानूंगा। तो जो हम लोग करते आ रहे थे, अगर इसका सपोज करो कंसंट्रेशन C होता तो सल्फाइड आयन का भी कितना होता, C। तो ये अगर C कंसंट्रेशन होगा, वाटर को तो कुछ बात नहीं करना है, तो शुरू में ये दोनों कुछ नहीं रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं बेटा, C- CH लिखते थे, C- CH। यहाँ पे क्या लिखोगे, CH। इसका भी कितना लिखोगे, CH। हाइड्रोलिसिस करने के बाद देखो, जो हमारा MP प्रोटिक एनायन वाला था उसका फॉर्मूला है, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं, इसमें थोड़ा लगाना पड़ता है हमें। तो ये C- CH हो जाएगा, ये भी CH हो जाएगा, ये भी CH हो जाएगा। तो मुझे pH चाहिए, तो मुझे तो OH- का कंसंट्रेशन दिख रहा है, OH- का क्या है, CH। तो अगर मुझे C तो पता ही है कितना दिया है 0.1 मोलर, मुझे H की वैल्यू मिल जाए तो मैं OH- निकाल लूंगा, उसकी वजह से POH मिल जाएगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा, pH मिल जाएगा। तो क्या करें हम लोग, कैसे निकाला जाए इसको, किस तरीके से निकाला जाए, तो क्या लगाएंगे इसके अंदर दिमाग, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करते हैं। तो इसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को KH1 लिखेंगे, और KH1 बराबर कितना आ रहा था बेटा हमारा, KW अपॉन जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है कौन सा, HS-, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कितना Ka2, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर लें, 10⁻14 अपॉन Ka2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी, 10⁻14 गिवन है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे लिए, 1 आ गई, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग KH का एक्सप्रेशन तो निकाल ही सकते हैं जनरल। क्या नहीं एक्सप्रेशन निकालोगे आप, KH इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, CH इंटू CH, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो अभी तक करते आ रहे थे, दिस कंसंट्रेशन इंटू दिस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई दिस कंसंट्रेशन। तो कितना हो जाएगा, C- CH, यही करेंगे ना, CH इंटू CH अपॉन C- CH। तो यहाँ से देखो एक C से आप एक C कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या आपका फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वही फॉर्मूला आएगा, KH इक्वल टू क्या आ गया, CH² अपॉन 1 - H, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। और इस KH की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट तो कर ही ली है, इस गिवन इंफॉर्मेशन से कितना आ चुका है, 1। तो बस यहाँ पे वैल्यूज को लाके डाल के सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो इसकी जगह पे मैंने कितना डाल दिया, 1 रख दिया, KH की जगह पे इज इक्वल टू कंसंट्रेशन C की जगह पे C की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 0.1 मोलर, तो ये रख दिया मैंने 0.1 इंटू H² अपॉन 1 - H, ठीक है। तो यहाँ से हमें H को सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है। 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/10 इंटू
एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच, 0.1 को 1/10 लिख दिया मैंने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन के क्या आ रहा है, यहाँ करता हूँ मैं, वो क्वाड्रेटिक देखो कितना आ जाएगा 10 माइनस 10h इज इक्वल टू कितना बेटा एच स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एच स्क्वायर और इस साइड भेजेंगे तो प्लस 10h माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक से हम लोग पहले किसको सॉल्व कर लें, h को निकाल लो और h निकाल के यहाँ पे लाके रख दो तो h माइनस मिल जाएगा। चलो सॉल्व कर देता हूँ मैं क्वाड्रेटिक को भी। तो h इज इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की जगह पे कितना रखोगे, माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस 4ac, तो a कितना है 1, c कितना है माइनस 10, तो 4ac कितना हो जाएगा माइनस 40। तो माइनस माइनस मिलके कितना कर देता हूँ प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो डिवाइडेड बाई 2। और मैंने बताया कि निगेटिव का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा क्योंकि h निगेटिव तो हो नहीं सकता। अब आप अंडर रूट में देखो कितना 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा 140, अंडर रूट में कितना आने वाला है आपका ये 140, और 140 अगर आपको याद हो तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144, तो 12 से थोड़ा तो कम आएगा, मैंने मान लो 11.8 माना क्योंकि 11.8 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 139 समथिंग आता है। तो इसको अगर 11.8 मानोगे तो 11.8 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1.8 आ जाएगा। 11.8 अगर पकड़ लिया इसका स्क्वायर रूट तो 11.8 में से 10 जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 0.9, और 0.9 का मतलब हाइड्रोलिसिस कितना है बेटा 90%। हाइड्रोलिसिस कितने परसेंट हो रहा है 90% का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो आप यहाँ पे h को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे, है ना। तो ये आइडिया तो हम यहीं से ले सकते थे, KH की वैल्यू 1 थी ना, KH की वैल्यू कितनी थी 1 थी, और C की वैल्यू कितनी दी थी बेटा 0.1, तो KH बाई C का रेशियो अगर निकालते तो 1 बाई 0.1 कितना आता 10, तो 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 से तो बहुत बड़ा आ जाता ना। तो इसीलिए हमने नेग्लेक्ट नहीं किया और क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, तो हमें h मिल चुका है, और एक बार हमें h मिल गया तो फिर हमें क्या करना है OH माइनस, तो OH माइनस किसके बराबर हो है बेटा CH के बराबर, तो C की जगह पे कितना 0.1 इंटू H की जगह पे कितना 0.9, तो ये कितना आ गया 0.09, 0.1 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा 0.09, दिस कैन बी रिटन एज 9 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 9 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिख सकते हो। तो POH कितना लिखोगे बेटा बताओ, POH क्या लिखोगे, जो 10 के नेगेटिव पावर होता है उसको आगे ले लेते हैं, मैंने बताया 2 माइनस लॉग 9 लिख देंगे, ठीक है, और 2 माइनस लॉग 9 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 9 कितना होगा log 3 का स्क्वायर, और log 3 का स्क्वायर मतलब कितना बेटा 2 log 3, और log 3 की वैल्यू होती है 0.48, तो 0.48 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.96, तो 2 माइनस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 9 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.96, तो 2 में से 0.96 जाएगा तो कितना आ रहा है ये 1.04, तो ये हमारा किसकी वैल्यू आई है POH की। तो POH अगर 1.04 है बेटा तो pH कितना होगा, pH ये दिख रहा है ना यहाँ तक का पोर्शन, तो आपका pH कितना हो जाएगा, ठीक है, तो POH आपका अगर 1.04 है बेटा तो pH कितना हो जाएगा 14 में से इस वैल्यू को माइनस कर दो, तो 14 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 12.96, तो दिस विल बी योर आंसर, कितना आ जाएगा pH 12.96 हमारा pH वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो pH वैल्यू 12.96 हो जाएगा, और ये दिख भी रहा था कि ये बेसिक सॉल्यूशन है क्योंकि ये OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा था ना हाइड्रोलिसिस होने पे। तो मैंने दोनों केस आपको करा दिए हैं, ठीक है, इन दोनों केस में मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों एग्जाम में तो सिलेबस में है नहीं तो आने का तो चांस है नहीं किसी भी पेपर में, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे टेस्ट लेते हैं उसमें जरूर डाला जा सकता है इसका क्वेश्चन, और इवन आपके बुकलेट में भी इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। तो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ लेक्चर को, है ना। हम लोग बफर सॉल्यूशन वाला पार्ट, मतलब हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर लिया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने क्या कर लिया इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस को मिक्स किया था। अभी हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केस सेकंड देखेंगे, केस फर्स्ट था हमारा, केस सेकंड होगा जिसमें एसिड बेस का अनइक्वल अमाउंट मिलेगा, और अनइक्वल मिलेगा तो उनमें से कोई एक खत्म हो जाएगा, एक कोई रह जाएगा, तो बेटा वो बफर सॉल्यूशन का केस बनता है, वो काफी अच्छे हो जाते हैं प्रॉब्लम फिर। तो हम लोग बफर वाले प्रॉब्लम्स को, बफर का कॉन्सेप्ट और बफर के प्रॉब्लम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं हम, ठीक है। थैंक यू सो मच।